Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से। अरे सपने मत देखो इतना, ख्याली पुलाव मत पकाओ। गाने की कोई तालीम नहीं है और मुंबई में इतना कंपटीशन है, पता है तुम्हें? ये सारे स्टेटमेंट्स आदिल गुरेजी जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनको कहा गया था, बट ही सेड टू हिज पेरेंट्स कि नहीं, मैं तो मुंबई जाऊंगा और मैं गाना गाऊंगा। आदिल ने अपनी दिल की बात सुनी और बहुत हिम्मत जोड़ के मुंबई चले गए। तो सुनते हैं आज आदिल की कहानी, कश्मीर से लेके मुंबई तक। तो आप हमें बताएं जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था आदिल आपका? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं कहना चाहूँगा बस ये दिस वाज जस्ट माय हॉबी जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैं उस जगह से हूँ जहाँ सोचना भी बहुत ही बड़ी बात होती है उस टाइम। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बिफोर आई एम टॉकिंग कि अगर 4-5 साल पहले हम जाएंगे तो एकदम जो कश्मीर से बिल्कुल ये म्यूज़िक मतलब ख़त्म हो गया था। तब हमारे से पहले बहुत हमारे जो सीनियर है फोक म्यूज़िक था वहाँ पे, बट वो जो है उस कश्मीर से बाहर नहीं जा पा रहा था। बट पता नहीं लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जब मैंने स्टार्टिंग मतलब जब देखिए जब इंसान की जब स्टार्टिंग सोचता है, वो सोचता है जब हमारे उस टाइम हमारे जो म्यूज़िक था जब हम सोचते थे तो कोई फ्यूचर नहीं था आगे, कोई भी उसके मतलब अकॉर्डिंगली मतलब कुछ था ही नहीं आगे। तो जब मैंने शुरू किया था इट वाज जस्ट हॉबी, और मैं फिर देहरादून गया था एक्चुअली एमएससी करने। तो फिर मुझे वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड देयर आर इट्स वास्ट फील्ड एक्चुअली इन म्यूजिक, तो मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। देन मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग कुछ बस ऐसे ही हुई थी। मैं क्या देहरादून में एमएससी कर रहा था और काफ़ी सारे लोग पढ़ते थे और थोड़ा मुझे स्टेज मिला, मैंने परफॉर्म करा, लोग अप्रिशिएट करने लगे और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा इस चीज़ के लिए। एंड क्योंकि जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आप ये चाहते हो कि मैं अपने जो इस चीज़ को और इम्प्रूव करूं और क्वालिटी और अब इस पे वर्क करूं ताकि लोग मुझे और प्यार करें और सुने। तो एमएससी के लिए तुम देहरादून गए थे आदिल, तो वहां पे घर वालों को कैसे समझाया कि मैं अभी गाना गाना चाहता हूँ और मैं एमएससी को आगे नहीं लेके जाऊंगा? वो कैसा रहा, कुछ तो बताओ हमें। मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा फनी रही है, बहुत ही ज़्यादा। मगर अगर मैं आज के हिसाब से देखूं, मगर अगर मैं उस हिसाब से उस टाइम के हिसाब से देखूं तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, वेरी हार्ड फॉर मी कि मतलब मैं एक्चुअली एमएससी करने, मेरा एक्चुअली सिलेक्शन तो हुआ नहीं वहाँ जो कश्मीर यूनिवर्सिटी था, तो मैं एमएससी के लिए अप्लाई किया था बट सिलेक्शन तो वहाँ हो नहीं पाया। तो फिर मैंने घर वालों को समझाया, मैंने बोला और क्या बोलते हैं मैं वहाँ जाऊँगा और एमएससी करूँगा तो लोन पे हमारे टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिली, तो ये चीज़ें वहाँ सोचना, हर एक माँ बाप यही सोचता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी ऐसा बने जिससे हमें सपोर्ट मिले। आज हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल 5 साल बाद ये हम पे वापस वो चीज़ इन्वेस्ट करे, है ना। तो हर पेरेंट ये लव एंड केयर रहता ही है। तो फिर मतलब जब मैं एक्चुअली वहाँ पे आया तो वहाँ पे एक्चुअली यही एमएससी करने के लिए उनको मैंने काफ़ी समझाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, तो लोन पे जब मेरा हुआ तो मैं उस कॉलेज में गया और मैंने वहाँ पे किया। तो तब मुझे पता चला कि देयर आर मतलब ये जो है गवर्नमेंट जॉब हम सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर, इससे बढ़कर भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बस ऐसे मैं देहरादून आया। सबसे पहले किसको बताया तुमने कि तुम गाने के लिए बॉम्बे चले जाओगे? उस टाइम मैं एक्चुअली मुंबई तो आया नहीं था, आई वाज इन देहरादून। पर फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा फील्ड मिला वहाँ पे तब मैं देहरादून शिफ्ट हुआ। एक्चुअली मैंने पेरेंट्स को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया तो घर वाले तो ये समझने लगे अरे पागल वागल हो गया है, पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें कर रहा है। और हमारे यहाँ एक्चुअली कश्मीर में ये सब चीज़ें इसका उतना है नहीं, मतलब ये थॉट ही नहीं है और सिखाया भी नहीं जाता है। तो मैं भी ऐसे एज ए हॉबी एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे लोकल पहले क्या करते थे, पहले ज़माने में आप जानते होंगे, जैसे जो सिंगर रहते थे जो बेचारे लोकल रहते वो क्या करते हैं फिर बाद में शादियों में जाते हैं ना। तो जैसे स्टार्टिंग में तो उनका बेचारा जब वो स्टार्टिंग में करते हैं तो फिर शादियों में गाना गाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, एक दिन बड़ा बैड एक्सपीरियंस था मेरे साथ। तो मैं एक शादी पे गया मेरी मॉम के साथ, तो मैं भी उस टाइम नया नया बोल रहा था मुझे भी सिंगर बनना है, मुझे भी ये करना है। तो छोटे आर्टिस्ट मतलब एक बहुत अच्छा सिंगर, मतलब वो बहुत ही अच्छा गाते थे। तो उस टाइम मैं गया था, रात को गाना गा रहे थे तो सडनली क्या हुआ, वो अचानक पर्दे के पीछे चले गए और बहुत मुझे मजा आने लगा। और 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद देखता हूँ उनका लुक ही चेंज, जैसे वो शादियों में करते हैं एकदम, वो साड़ी दुपट्टा वोट्टा पहन के वो आगे और मतलब डांस करने लगे। वो
मतलब मेरी मॉम देखती है, अच्छा तुम्हें ऐसा सिंगर बनना है। मैंने बोला अरे ये सिंगर एक अलग चीज होती है, जो मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज होती है। तो क्योंकि बिकॉज शायद आपको नॉलेज हो या नहीं हो, क्योंकि ऐसा होता है लोकल जैसे जगहों में, वो जब शादी पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे उस टाइम दुपट्टा ऐसा और के और लड़की की तरह मतलब बन के वो डांस करना और साथ में गाना गाना। तो मतलब मुझे लगता है कहीं वो देखो एक कल्चर भी है, फोक भी है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता वो चीज़। तो कश्मीरी गाने के बारे क्यों नहीं सोचा तुमने, हिंदी क्यों सोचा? फ्री मैं पहले जो सबसे पहला मेरा गाना जिसका नाम चांद है वो मैंने हिंदी में रिलीज किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे खुद पे एक वो था कि भरोसा था, एक खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मुझे लगा नहीं मुझे शायद, और क्योंकि मेरे पता नहीं पहले से ही मुझे जो जो जब मैं कश्मीर से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि हमारी एक ऐसी इमेज बन गई थी शायद जो हम स्टेट JNK से कश्मीर से बाहर निकलेंगे तो सब हमारी दुश्मन है, तो यार हमारा कोई अपना नहीं, हमें कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो हमारी मेंटेलिटी वैसे उस जगह रह के बनी बनी हुई थी। लेकिन जब मैं उस जगह से बाहर आया तो मैंने सोचा अरे मेरे काफ़ी अपने से ज़्यादा अजीज मेरे दोस्त बन गए, और उनके साथ मैंने अपने हिंदी पे वर्क करना शुरू किया, क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं वो एक्सेंट आ जाता है कश्मीरी का। तो फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब अगर मुझे अपना नाम बड़ा करना है, अगर मुझे अपने नाम बहुत ऊपर लेके जाना है, तो मैं आई डोंट वांट कि लोकल लेवल पे ही लोग जाने मुझे। मैं चाहता हूँ कि पूरे जो है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर दुनिया से कोने से मुझे लोग जाने और मुझे सुने। तो बस देखिए जो जितना ओबियसली है हम हमारी जब जो सोच हम बड़ी करते हैं तो उसी हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सुनने वाले होंगे, जो बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं। ये जो डिजिटल स्पेस में आपने जो ग्रो किया है ना, तो वो कुछ टिप्स बताएं हमारे सुनने वालों को जो आपके जैसे जर्नी लेना चाहते हैं। स्ट्रगल्स क्या रहा है आपके, और किस तरीके से आपने अपना ब्रांड को बिल्ड किया है? बहुत ही जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन मैंने देखे हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारा जब कोई बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं होता, अपना नहीं होता है, तो मैं एक मतलब जब मैं मुंबई आया था, मैं थोड़ा सा आपको वो उस जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तो जिस घर में मैं गया था, मैं बहुत पहले वो काफी दूर पड़ता है यहाँ से, एक वसई करके जगह है। फिर कुछ टाइम हुआ तो फिर मैं जहाँ पे मैं एक्चुअली रूम लेने गया पहले, तो मेरा दोस्त अभिषेक करके था, तो वो वहां से मिला था, उसको भी यही सपने थे। मुझे स्टार्टिंग से ही एक्टिंग और सिंगिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, बट जब कोई कोई मुझे लगता था आगे मैं क्या करूंगा, तो बट फिर धीरे करके मैं जब यहाँ आए, मैं और अभिषेक मेरा दोस्त आया, तो कुछ दिन हमने रेलवे स्टेशन पे गुजारे, क्योंकि जिसके पास हम आए थे फ्रेंड के पास, तो हमें पता ही नहीं था, वो बेचारा खुद रेंट पे रहता था, और उसके ओनर ने बोला नहीं नहीं आप इनको होटल करके दे दो या कुछ ऐसा। और उस टाइम मैं बहुत ही कम अमाउंट लेके आया था घर से, और जो ना के बराबर है आजकल के ज़माने में, अगर आज आप मुंबई के हिसाब से देखें तो 2-4 दिन, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे तो वैसे सोने नहीं देते हैं, तो मतलब जब हम कभी कभी उधर सोते थे, कभी आगे पुलिस वाले आते थे तो उधर भागना पड़ता था, कभी इधर भागना पड़ता था। बट फिर उसके बाद जब हम रूम देखने गए तो उन्होंने बोला आदिल क्या बोलते हैं इधर ऐसा कुछ रेंट है, तो टोटल 3 लोग हैं। तो मुझे लगा ठीक है 3-4 लोग हैं, ठीक है मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। टोटल ऊपर सा एक थोड़ा स्पेस था, अंदर एक रूम था, बाहर एक रूम था। तो हम थके हुए थे, हम सो गए 2-3 दिन, 8 दिन तक हम एक्चुअली बाहर घूमते रहे, और जब हम सोए तो बहुत ही टायर्ड थे, सो गए तो सुबह आंखें खुली, मैंने देखा लेफ्ट साइड, अरे मेरे साइड में तो लाशें ही लाशें बिछे हैं, मतलब 5-8 लोग एक साथ सोए हुए हैं। मैंने इस साइड देखा तो मैंने बोला ठीक है मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5, अरे माय गॉड 8। फिर मैं अब मैंने सोचा मैं बाथरूम जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, वहां देखा और एक अंदर बैठा हुआ है। ऊपर से आवाज आई, बोला भाई मैं ऊपर बैठा हूँ अभी मेरी टर्न है। मैंने सोचा माय गॉड यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। अंदर देखा, अंदर छोटा एक रूम, बहुत ही छोटा, जिसमें हार्डली एक बंदा सो, वहां 3 बंदे और रह रहे हैं। मैंने बोला 10-15 लोग हैं यहाँ तो अब मैं खैर वो बता नहीं सकता था। और धीरे धीरे ऐसी चीजें हुई, और फिर मैंने अपने आप पे वर्क करना शुरू करा, और मैं ऑडिशंस के लिए गया, बिकॉज देखिए सिंगिंग में इतना जल्दी मौका मिलना इट्स नॉट इजी, इट्स मतलब खासकर नई जगह जहाँ आपकी जान पहचान नहीं हो। तो मैंने स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं एक्टिंग में गया, जैसे कपिल शर्मा शो, ऐसे ऐसे जो लाइव शोज आते हैं सिंगिंग, तो वहाँ जैसे एज अ ऑडियंस इफ यू विल बी नोइंग कि वहाँ थोड़ा सा पे भी करते हैं वो लोग, और क्योंकि उनको ऑडियंस चाहिए होती है, तो मैं वहाँ जाता था, और क्या बोलते हैं उससे अपना धीरे धीरे स्टार्टिंग के जो दिन है गुजारता था। अभी बहुत ही मिनिमम अमाउंट 200 रुपये मिलते थे, और खाना पीना। और फिर मैंने जैसे जो सपने थे धीरे धीरे करके जब मैंने देखा यार यहाँ कोई पूछ नहीं रहा,
बहुत ही सैड, बहुत ही उदास रहने लगा। मैंने सोचा कि मेरे घर वाले बहुत सही बोल रहे थे, मुंबई मेरे लायक शायद है नहीं। आई विल शेयर यू वन बैड एक्सपीरियंस कि मैं उस दिन कपिल शर्मा, मतलब बहुत ही शो था कपिल शर्मा, तो शो में जाता था मैं, तो वो एज ऑडियंस, तो वहां से एक दिन मैं रात को मतलब वापस आ रहा था वहां से मैं, मतलब रात को, क्योंकि 24 आवर्स के लिए वहाँ 12 आवर्स के मोबाइल बंद रहता है, तो हैंड ओवर करना पड़ता है। तो मुझे जब मोबाइल मिला तो घर से एक्चुअली बार बार मोबाइल ऑन किया तो घर से बार बार कॉल आ रहा था। तो मैं उनसे बात करने लगा और बस हम सब आर्टिस्ट उसमें थे, और बाय लक पता नहीं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मतलब रवि शिवम बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त बन गए। तो हम वापस आने के टाइम, अब मैं भूल गया एक्चुअली टिकट लेना, मैं बात घर वालों के साथ, अरे ठीक हो, कहाँ हो, फोन क्यों ऑफ है। और जब वो अचानक में अचानक आगे एक स्टॉप आया, और वहां पे वो जो यहाँ पे रहते हैं टीटी, वो जो चेकिंग एक्चुअली करते हैं, मैंने टिकट लिया नहीं था। तो जब वो चेक करने लगे तो मेरे पास टिकट था नहीं, और उन्होंने जो मुझे मिला था 200 वो लेके गए मेरा फाइन। और तब तक तो नॉर्मल था, बट मेरा दोस्त एक बगल में बैठा हुआ था मेरे राइट साइड में तो उसने बोला कोई बात नहीं आदिल, इट्स ओके, हम वी विल हेल्प यू। उसने सब उठ के सब दोस्तों को बोला, हेलो गाइस, लिसन लिसन, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो सब आदिल के एक्चुअली पैसे चले गए हैं, लेके गए इसको, तो आप एक काम करो सब, आप 10-10 रुपए 20-20 रुपए जमा करके हम आदिल को देंगे। तो मुझे बहुत ही बैड फील हुआ, आई वाज फीलिंग लाइक मैं एमएससी करके आया हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लोन निकाला हुआ है, व्हाट आई एम डूइंग दिस, मैं अपने स्ट्रगल में अपने माँ बाप को भी डाल रहा हूँ, अपने आप को भी इस चीज में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लुक हाउ बैड आई एम। मैं उस टाइम बस मैंने मतलब अचानक मुझे रोना शुरू कर दिया, मैंने इतना मैंने रोया, और वो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और फिर मैंने उनसे पैसे लिए नहीं, मैं उधर से पैदल आया, अंधेरी स्टेशन से मैं पैदल आया, एक माड़ा करके जगह है, बहुत दूर मैं पैदल आया वहां से रोते रोते, और मैं रात यही सोचता रहा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपने डैडी को कॉल किया, मैंने बोला आई एम कमिंग बैक, आई एम लीविंग दिस, माई ड्रीम्स, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रोते रोते उनको कॉल किया, मेरे डैडी ने बोला इज एवरीथिंग ओके, आपको किसी ने कुछ बोला तो नहीं, मतलब उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ किसी ने बोला, कर दिया उसके साथ। मैंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, मैंने आपको सब मतलब बहुत परेशान किया है अपनी चीज़ों को लेके, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ जॉब करने, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडिशंस के लिए फिर रहा हूँ उधर इधर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो यही चाहते थे कि मैं वापस ही आऊँ, मेरे डैडी, तो क्योंकि उनको लग रहा था पता नहीं मैं बहुत टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। फिर लेकिन एक वो जो एक इनर जो आर्टिस्ट होता है वो कभी मरता नहीं, वो कभी ना कभी मौका देख के फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट डे फिर मैं पता नहीं 1-2 दिन, मैंने बोला बस 2-3 दिन मैं और रहूंगा, फिर उसके बाद देन आई विल लीव, मैं सब छोड़ के मैं आ जाऊंगा। तो डैडी ने एग्री किया। तो लेकिन मैं यहाँ एक चीज जो भी सुनने वाले हैं उनको बताना चाहूंगा, अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मैजिक अपने हमारे माँ बाप जो होते हैं, अगर हम उनका दिल रखते हैं तो हमारा जो है हमारे ड्रीम्स पूरे करने वाला ऊपर वाला होता है। तो मैंने जब नेक्स्ट डे जब मतलब यही सोच रहा था, उससे पहले मैंने इवन टिकट भी बुक कर ली थी 4-5 दिन बाद, 1 वीक बाद और मैंने डैडी को यही बोला, डैडी आपने मुझे इतना मतलब ये किया, इतना सपोर्ट किया आने से पहले, क्योंकि मैं तो अब मुंबई कभी आऊंगा नहीं, छोड़ रहा हूँ, तो एक गाना मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उससे पहले मेरा एक गाना चांद था, और उसकी वजह से मेरे कुछ 11,000 सब्सक्राइबर थे, और उसके भी नियर अबाउट 1 लाख व्यूज थे। तो मैंने उनको बोला एक नया गाना जिसका नाम था डुप्लिनो, मैंने बोला वो रिलीज मतलब रिकॉर्ड करूंगा मैं, बस मुझे ज्यादा नहीं, आप 5,000 दे दीजिए। तो उनने बोला ठीक है, लेकिन आप घर आ जाना चुपचाप, और किसी को बोलना नहीं, मैं घर वालों को नहीं बोलूंगा। तो देन आई रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग, और मैं हारा हुआ एक इंसान, तो बस यही सोच रहा था, अब मैं घर वालों से सुनूंगा सुनूंगा मेरे रिलेटिव्स, मेरे मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई बोलेगा यार मुंबई गए थे क्या किया तुमने। तो वो मैं घर गया, और आई वाज फीलिंग मैं टोटल हारा हुआ, ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी में सब हार दिया है मैंने। अब मुझे मेरे ड्रीम्स, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, वो मुझ में जो एक स्पार्क था वो खत्म हो गया था, आई वाज टोटली टोटली डेड इनसाइड। बस डैडी जितना पूछ रहे थे घर जाने के बाद, जो जितना पूछ रहा था हाँ कैसा है, मैं बोल रहा था ठीक है। इवन आई वाज फीलिंग, मैं चिढ़ रहा था, मैं टोटल डिप्रेशन में बस सोच रहा था। और मेरी मतलब एकदम, क्योंकि सब सिगरेट पीते थे, और आई डोंट यूज टू, कि मतलब मैं सिगरेट ये सब कुछ नहीं पीता हूँ। तो मेरा सब जो मेरे दोस्त है मुंबई मोस्टली वो मतलब सिगरेट पीते थे, उसकी वजह से मेरा गला भी खराब हो गया था, क्योंकि मैं कभी ऐसी जगह रहा नहीं हूँ। तो फिर मैं जब घर गया तो मेरा वो कुछ दिन बाद मैंने वो गाना सिंपल करके, मैंने एक राहुल सिंह राठौड़ करके उनसे मैंने हेल्प मांगी, तो उन्होंने वीडियो बना के दिया।
और वो कुछ डेज बाद मेरा एक्चुअली जब अपलोड किया गाना तो बहुत ही अच्छा रीच मिला उसको, मतलब वो वायरल हो गया और काफ़ी सारे मिलियंस में उसको हर वीक मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसा करके जाने लगा। तो अब लोगों का कॉल आने लगा उस टाइम कि हाँ, आदिल से बात करनी है, रेडियो, टीवी, मुझे ढूँढने लगे लोग, बट मेरा गला एकदम खराब हो चुका था। तो इवन आई वाज़ नॉट एबल टू टॉक। मेरे डॉक्टर्स सबसे को दिखाया तो सबने बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका गला पूरा खराब हो गया है, क्योंकि ये पानी की वजह से और यहाँ मतलब जो मतलब उसकी वजह से पूरा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत रोया, क्योंकि मैं जब देखता था कमेंट्स, लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, आदिल आई लव यू, वो वी वांट लिसन मोर सॉन्ग्स फ्रॉम यू। तो मैं एक्चुअली यही सोच रहा था, मैंने सोचा जब तक मेरी आवाज़ थी तब लोग मुझे सुन नहीं रहे थे, अब मेरी आवाज़ चली गई है, क्योंकि बिल्कुल मैं बात नहीं कर पाता था 3 मंथ्स तक। मैं मतलब मेरा हर 15 दिन 1 मंथ में जाता मुझे वो रेस्ट मिलता था, वोकल रेस्ट, बिल्कुल बात नहीं करनी है। मैं एक सीटी दी थी डॉक्टर ने, वो जिस पे हम बिल्कुल मैं आवाज़ देता था या ऐसे करके दीवार पे जोर जोर से मारता था, तब मेरी मॉम मेरे लिए खाना लेके आती थी। मेरे जो सपने थे, ड्रीम्स थे, सब बस मैं ये देख के बहुत रोना आता था, बस मैं इतना कर पाता था। और मेरे माँ-बाप को मैंने बोला ये सब आपकी वज़ह से हुआ, क्योंकि आप नहीं चाहते थे मैं ये सब करूँ, क्योंकि इसलिए मेरी आवाज़ भी चली गई। आर यू हैप्पी नाउ? ऐसे-ऐसे करके फिर मेरे माँ-बाप ने मतलब वो जब उनको लगा कि मैं बहुत काफ़ी सीरियस हूँ, मेरे गाने वो जो है पुराने गाने भी टीवीज़ पे आने लगे, और ये जो गाना है टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह हमारे यहाँ से जो हम मेन रोड पे रहते हैं, जो गाड़ियाँ गुज़र रही थी उनमें से आवाज़ें आ रही थी लाउडली। मतलब मुझे ऐसा कर रहा था, मैं चिल्लाऊँ, मैं गाऊँ, मैं इंटरव्यूज़ दूँ, मैं बोलूँ लोगों को दिस लुक हाँ, ये मैं हूँ, मैंने गाया हुआ। बट मतलब आप खुद सोचिए मेरी जगह रह के, मतलब ऐसा लग रहा था मैं मतलब सब कुछ मैं क्या करूँ? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मैंने 3 मंथ्स रह के रेस्ट किया। मैंने बोला घरवालों को नहीं, नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है थ्रोट का। बिल्कुल नहीं, मैंने माना नहीं। और मेरे घरवालों ने, मेरी डैडी ने इवन फिर मतलब मेरे लिए बहुत बोलते हैं वो दुआएँ करी, नमाज़ें पढ़ी, बहुत जैसे दरगाह-वरगाह गए मेरे लिए। जब एक माँ-बाप को एक उनका जवान बेटा घर पे रहता है, बात नहीं कर पाता है, उनके ड्रीम्स लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हमारे गेट गेट के पास इतने लोग अलग-अलग जगह से। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कोई कश्मीरी गाना इतना, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं। नॉट ऑन नेशनल बेस, इंटरनेशनल इंटरव्यूज़, बीबीसी लंदन, हर जगह मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं। और मेरे जैसे ये है मतलब हिंदुस्तान टाइम्स है, ज़ी न्यूज़, कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं था जिसने मेरे बारे में लिखा नहीं। बिकॉज़ वो उस टाइम एक यूथ के लिए एक अलग ही चीज़ था। बिकॉज़ हम जो यूथ थे उस टाइम कश्मीरी, हम बिल्कुल ये अपनी ज़बान को प्रमोट करने में बहुत ही, मुझे लगता है, एक तो शर्माते थे, और हमारे पास वो रिसोर्सेज़ नहीं थे कि हम आज, इवन अगर आप आज देखें, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट और जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बट आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने उस टाइम, इवन इट वाज़ सच एन अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर मी, कि जो लोग इवन फ्रॉम दैट प्लेस, जिस जगह से जो लोग पसंद नहीं करते म्यूजिक देखना सुनना उतना ज़्यादा, कश्मीर, लद्दाख या जे के, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे गाने सुने, हर जिम, हर कोई ऐसी जगह नहीं थी, और उन्होंने उस टाइम प्यार दिया। और कुछ लोग मेरे मतलब ऐसा मीम्स बनाने लगे, उनको लगा था कि शायद आदिल बस यही रुकेगा ऐसा लोकल आर्टिस्ट की तरह, हम इसको यही रोकेंगे। तो बट बस ऊपर वाले का कुछ और ही उनका कर्म था मुझ पे। और फिर वो गाना जो हिट हुआ, वो जो मुंबई में भी एकदम उस टाइम जो मिलियंस में व्यूज जाना बहुत बड़ी बात होती थी, अभी 4-5 साल पहले की बात करते हैं तो उस टाइम फिर जो यहाँ पे लोग थे जहाँ पे मैं ऑडिशन देने गया था, किससे काम मांगने गया था, कि जब 1 मिलियन जाता था मैं फटाफट से सबको सेंड करता था, सबको फटाफट से सेंड करता था। तो देवर से सबका मुझे कॉल आने लगा, आदिल वेयर आर यू? मैंने बोला मैं तो अब घर आया हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे करके मैंने बोला कब आ रहे हो मुंबई? मैंने बोला आई डोंट नो। फिर इसी तरह मेरे एक सर का कॉल आया कि आप आ जाओ मुंबई। मैंने बोला उनको कि मेरे पास सर पैसे है नहीं, मैं कैसे आऊँ, और मेरे घर वाले तो अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, और उतना जो उनका था उन्होंने सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मुझे उस टाइम बस जो भी है उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको पे कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा पैसा देता हूँ, तो आप उस पे वर्क करो, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ रह लो, क्योंकि अभी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही कम जो मौका देता है किस्मत, जिनका नाम है राहुल सिंह राठौड़। मैं एम वेरी थैंकफुल, वो मेरे एक मतलब मैं समझता हूँ अगर मैंने कुछ भी आज तक किया, जो स्टार्टिंग मेरी जर्नी, अगर वो सपोर्ट उस टाइम नहीं करते मुझे तो शायद मैं ज़ीरो होता। तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और उस टाइम मुझे थोड़ा पैसे दिया। और बाद में क्या हुआ, जब मेरा जो काम शुरू हो गया धीरे धीरे, तो उसके कुछ 4-5 दिन बाद ही बड़ा स्पॉन्सर मेरा 1 लाख रुपीज़ का मिला था, जो मैंने उनको लौटाया, वापस किया, और मैंने छोटा छोटा धीरे धीरे करके छोटा सा एक घर लिया, और साइड में जो पैसा उसमें गाना बना दिया, और धीरे धीरे करके
फिर मैं आज बस वही अभी भी बस वो जर्नी चल रही है, उस पर वर्क हो रहा है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। मैं इतनी हैरान हूँ कि मैं तुमसे मिली हूँ पर मुझे पता भी नहीं था इतना स्ट्रगल रहा है तुम्हारे लिए। आदिल, आदिल मेरे सुनने वालों के लिए कुछ लाइंस तो सुना दो तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग से। दिल है ना, दिल का क्या करें, दिल किसी का अब होता ही नहीं। तुम गए जब से बेचैन हो गए, जागते रहते अब सोते ही नहीं। है प्यार में इनाम ये जो फना हुए तेरे इश्क में, वो बातें जो हाँ दिल में है लब पे कभी आती नहीं। होके पराया तेरे पीछे पीछे या चला, बिल्कुल न समझा तेरे कदमों में दिल रख दिया। अब आ जा, अब ना जा, अब ना जा मुझको छोड़ के। आंखें मेरी तेरे इंतजार में राहें तकती हैं तेरे ही प्यार में। पाना अब तुम्हें मंजिल है मेरी, लौट आओ ना तुम जरूरत हो मेरी। दिल है ना, दिल का क्या करें, दिल किसी का अब होता ही नहीं। अमेजिंग आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अस। सो बिफोर वी एंड द एपिसोड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ लिटिल बिट अबाउट द रीसेंट हिट ऑफ योर्स कॉल्ड तेरे साथ। इसके पीछे क्या है, थोड़े से मेरे सुनने वालों को बताओ आदिल। तेरे साथ जो सॉन्ग है ये बहुत ही सैड सॉन्ग है, जो एक बॉलीवुड कंपोजर है काशी कश्यप जी है, उन्होंने कंपोज किया हुआ है और मतलब उन्होंने एक चांस दिया मुझे गाने के लिए। और जो इसके लिरिक्स राइटर हैं मुकेश मिश्रा जी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके जो लिसनर्स हैं वो इस गाने को सुने और ज़रूर फीडबैक दें मुझे कमेंट, क्योंकि वो जो है फीडबैक उनका हमें हेल्प करता है आगे और अच्छी चीज़ें करने में। क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो उस पर हमें ठीक करने में और हम और अच्छा चीज़ कर सकते हैं, तो वो हमें आइडिया देते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच आदिल फॉर बीइंग ऑन टुडेस पॉडकास्ट। आपको बहुत बहुत लक एंड आप आसमान को छुए और आपकी आवाज़ हमेशा बरकरार रहे एंड wishing you all the best. Thank you so much, Adil. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mahua Show, where we talk ईमानदारी से।